नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दा में आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा तो ये था कि कौन मुद्दे को महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया जाए। आज थोड़ा समस्या है मुद्दे को महत्वपूर्ण मानने में कि किस मुद्दे को महत्वपूर्ण माना जाए। आपके अनुसार क्या सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि अपने आप को सुशासन बाबू कहलवाने वाले नीतीश कुमार के सुशासन में कानून से भागा, कानून के आंख में धूल झोंकता उसका खुद का कानून मंत्री, या ये मुद्दा है कि जो सुशासन बाबू पिछले 15 साल से स्वतंत्र और 30 साल से साझेदारी में बिहार की गद्दी संभाले हुए हैं, उनके खुद के पार्टी की विधायिका ने उनके खुद के मंत्री पर ये इल्जाम लगा रही है कि लेसी सिंह मर्डरर है, अपहरण करवाती हैं, मर्डर करवाती हैं, फिरौती करवाती हैं। मतलब दुनिया की सारी गैर कानूनी काम लेसी सिंह करती हैं। अगर उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं करते हैं मुख्यमंत्री तो मैं पार्टी छोड़ दूंगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, नीतीश कुमार के पार्टी की स्वयं की विधायक, उनके पार्टी की जनता दल यूनाइटेड की विधायिका है बीमा भारती, जिन्होंने जनता दल यू के ही एक विधायिका लेसी सिंह, जिनको नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है, उसके विषय में कह रही है सार्वजनिक मीडिया पे। मेरे कान में उन्होंने नहीं कहा, मेरे को व्हाट्सएप संदेश भेज करके नहीं कहा, ना ही उन्होंने कोई मैसेंजर पर मेरे को निजी चैट में बोला है, क्योंकि उनके पास मेरा नंबर नहीं है और मेरा उनका नंबर नहीं है। ये सार्वजनिक मीडिया टीवी पर देख करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या इसको महत्वपूर्ण मुद्दा माना जाए, या वो महत्वपूर्ण मुद्दा माना जाए कि एज यूजुअल अरविंद केजरीवाल ने भारत सरकार के विदेश मंत्री और भवन मंत्रालय को ये चिट्ठी लेकर के कहा है कि भाई जो मेरे कोर वोटर हैं, जिनके सहारे मेरी राजनीति चलती है, रेहानिया को घर दिया जाए, क्योंकि वो मेरे वोटर हैं। भारत के नागरिकों को घर मिले ना मिले भाड़ में जाए, भारतीय क्या करते हो तो 200 फ्री यूनिट के लालच में हमको वोट देंगे झक मार करके, लेकिन रेहानियाओं को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसका अपना विधायक ओखला स्थित रेहानिया कैंप में मंथली पैसा, राशन, तेल, पानी, दवा, बीरो, दूध, दवाई सब का इंतजाम करता है। उसके बावजूद भी उसका मन नहीं भरा तो वो डीडीए से ईवीएम वीकर सेक्शन वाला फ्लैट आवंटित करने का पैरवी किया। क्या आप इसको महत्वपूर्ण मुद्दा बनाएंगे, या आपकी नज़र में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सर्वशक्तिमान संस्था संसदीय बोर्ड, चुनाव आयोग, चुनाव समिति बोर्ड का गठन किया है, पुनर्गठन किया है, और इसमें जो 5 सीटें खाली हुई थी, मतलब आदरणीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी के देहांत, अरुण जेटली साहब के देहांत और कुछ ऐसे ही कारणों से जो 5 सीटें खाली हुई थी उसको भर दिया गया है, और उसमें योगी आदित्यनाथ का स्थान नहीं दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता है। तेजी से उभरते हुए जितनी बड़ी शख्सियत उन्होंने अपनी बनाई है, दुनिया में उनका नाम का चर्चा है। कोरोना काल में उनके मैनेजमेंट को देख करके ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने कहा कि काश आज योगी आदित्यनाथ हमारे देश के प्रधानमंत्री होते तो मुझे इस तरह की दिक्कत नहीं उठानी पड़ती। इतनी बड़ी राज्य, जो ऑस्ट्रेलिया से भी बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जितनी स्मूथली योगी आदित्यनाथ ने कंट्रोल किया है, उसका कोई शान नहीं है। उस आदमी को संसदीय बोर्ड में नहीं रखा गया है। क्या ये महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं होना चाहिए, या ये महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं होना चाहिए कि भाई योगी आदित्यनाथ को छोड़ो, जेपी नड्डा साहब की अध्यक्षता में बनने वाली कमेटी में पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी का पता साफ हो गया, और भारतीय जनता पार्टी में अभी सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड बनाने वाले शिवराज चौहान को भी हटा दिया गया। ये महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता था कि नहीं? लेकिन हमने कहा कि इन मुद्दों पर बहुत चर्चा हुई है, और मेरा तो मानना है कि मैं उन्हीं विषयों पर विश्लेषण दिखाता, बताता, सुनाता हूं जिस पर समाचार चैनल वाले ना तो बताते हैं, ना दिखाते हैं, ना ही उनको दिखाने दिया जाता है। मैंने जो महत्वपूर्ण मुद्दा बताया, मतलब नीतीश कुमार के सुशासन में एक कानून का भागा हुआ मुजरिम, कानून को धूल झोंकने वाला कानून मंत्री बना दिया गया है। ये सवेरे से टीवी पर चल रहा है, तो मैं अलग से क्या बता दूंगा, कौन सी नई जानकारी आपको दे दूंगा।
तो फिर मैं आपका कीमती समय क्यों खराब करूं? रात का 10 बजे है, कई लोग सोने के इंतजार कर रहे हों, कई लोग सोने की तैयारी कर रहे होंगे और मैं उनका नींद खराब करूं? जनता दल यू की विधायिका ने ही अपने ही विधायिका पर इल्जाम लगाए हैं जो मंत्री बनी है कि वो दुनिया की सारे गैर कानूनी काम करती हैं। फिर मैं कह करके क्या करूंगा? अरविंद केजरीवाल का रिहानिया प्रेम और हिंदू हितों की अनदेखी नई बात है नहीं। वो तो हिंदू के टैक्स लगा करके मुसलमानों को भरता रहता है, जामा मस्जिद का बिल जमा कराता है और आप पर टैक्स बढ़ाता रहता है। सीएनजी के दाम में वैट बढ़ा देता है ताकि पेट्रोल और सीएनजी पर बढ़ी हुई वैट से जामा मस्जिद का बिजली का बिल जमा किया जा सकते और मुल्लाओं को तनख्वाह दिया जा सकते। तो वो भी कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। समाचार और सोशल मीडिया पर आप जानते ही हैं। भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड की जो मीटिंग लिस्ट जारी हुई है उस पर भी चर्चा आ रहा है। मैंने डिसाइड किया है आज आपको महत्वपूर्ण मुद्दा बताने का, जो महत्वपूर्ण मुद्दा आपके सामने नहीं आया है, ना ही आने दिया गया है और ना ही कोई लाना चाहता है, ना पक्ष ना विपक्ष। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। आज पश्चिम बंगाल में एक अभूतपूर्व घटना हुई। इसके पहले इस घटना का कल्पना नहीं किया जा सकता था। ममता बनर्जी का भतीजा स्वयं का पश्चिम बंगाल में एक राजनीतिक पोस्टर जारी किया जिससे ममता बनर्जी गायब थी। अभिषेक बनर्जी इकलौता चेहरा था उस पोस्टर पर से। तो क्या पश्चिम बंगाल में कुछ बड़ा होने वाला है? या ममता बनर्जी ने अभिषेक को ये कहा है कि भाई मेरी तो आकंठ बदनामी एक्सपोज हो गई है और आने वाले अगले साल 2 साल में मेरी स्थिति कौड़ी की टीन हो जाएगी, तो पार्टी पर क्या करें, मेरे साय से अलग हट करके तुम पार्टी पर वर्चस्व स्थापित करो, तुम रहोगे तो कानूनी शेल्टर दोगे, अंततः मैं तुम्हारी बुआ हूं। या अभिषेक बनर्जी को लगा कि भाई इतनी मेहनत से जमा की गई मेरे फुआ की पार्टी, फुआ के कर्मों से, बदनामियों से, राजनीतिक बेईमानियों से कहीं डूब न जाए और हम सब उसके अंदर डूब न जाए टाइटेनिक की तरह से। इससे बढ़िया है शेल्टर लेकर के बाहर निकल जाओ और खुद की नई पहचान बनाओ कि देखो भाई मुझे जैसी पता चला कि ममता बनर्जी बेईमानी में, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है, मैं उनको अलग छोड़ के अपने अलग राजनीति कर रहा हूँ, मेरे पोस्टर पर ममता बनर्जी कहीं भी नहीं है। आज इसी विषय पर कुछ मिनट आपके साथ रहूंगा। कृपया आप वीडियो को अंत तक देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने सभी समूह में शेयर करिए। ये आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, क्योंकि इस चैनल पर उन्हीं विषयों पर विश्लेषण होता है जो किसी और पर नहीं होता है या नहीं होने दिया जाता है। आते हैं ममता बनर्जी की राजनीति पर। मित्रों, ममता बनर्जी की राजनीति आप ऐसे नहीं समझेंगे जब तक आपको एक उदाहरण नहीं दिया जाएगा। आज भी लोगों का मानना है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी बड़े ईमानदार आदमी हैं, उन पर भ्रष्टाचार का कोई इल्जाम नहीं हो सकता, वो आकंठ ईमानदार है। हालांकि मैं उनको आकंठ ईमानदार नहीं मानता। पद लोलुप जितने मनमोहन सिंह है उतना कोई नहीं है। मैं अपने सामाजिक जीवन में मनमोहन सिंह से ज़्यादा पद लोलुप मैंने कभी किसी को नहीं देखा। सारा जिलत, जलालत, सार्वजनिक अपमान तक मनमोहन सिंह बर्दाश्त कर गए, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री की सीट को छोड़ना उचित नहीं माना। सार्वजनिक जगहों पर सोनिया गांधी सार्वजनिक विदेशी मेहमानों से मिलती थी और मनमोहन सिंह को साइड में खड़ा कर रखती थी जैसे उनका ऑर्डरली हो। केंद्रीय मंत्री सारा अपना दुख सुख लेकर के सोनिया जी के दरबार में जाते थे और अगर सोनिया गांधी अस्वस्थ या विदेश में रहती थी तो प्रणब मुखर्जी के यहाँ जाते थे, मनमोहन सिंह का कोई नहीं जाता था। आप समाचारों में देखे होंगे कि जब शशि थरूर वाला मामला बनता था और शशि थरूर से रिजाइन की बात हो रही थी तो रात 1:30 बजे समाचार चैनल वाले शशि थरूर के घर पे है कि देखिए शशि थरूर गाड़ी में निकले, कहाँ जा रहे हैं, पीछा किया तो वो प्रणब मुखर्जी के घर में, और प्रणब मुखर्जी ने उनको कहा कि आप रिजाइन कर दीजिए, आदरणीय प्रेम दीदी जी को साधुवाद। तो मनमोहन सिंह इतनी जलालत बर्दाश्त किए लेकिन सीट के लालच में उन्होंने नहीं छोड़ा, उनको ईमानदारी का तगमा दिया गया था। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाया था जिसमें कोयला सचिव आरसी गुप्ता साहब के विषय में बताया था। उत्तर प्रदेश कैडर का IAS अफसर थे जिनको अदालत ने 3 साल की सजा दे दी है। वो उस महकमे के सचिव थे जिसके मंत्री मनमोहन सिंह थे। मतलब सचिव दोषी था तो प्रधान उसका मंत्री क्यों नहीं दोषी था? लेकिन वो नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक साठगांठ और भारत में एक अंडरस्टैंडिंग है कि कोई भी राजनीतिक दल किसी राजनीतिक दल को नहीं फंसाता है, सिर्फ बयानबाजी तक ही रहता है। कानून के कटघरे पर आते आते वो लोग
उनका जांच ढीले हो जाती है, या विटनेस हॉस्टाइल हो जाता है, या केस ही कई बार चार्जशीट ही फाइल नहीं होता और 90 दिन की टाइम पूरा होकर के वो स्वतः अपने मौत मर जाता है, मतलब केस, आदमी नहीं। ऐसा उसी केस में हुआ। मनमोहन सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से एक स्टे ले लिया था और भारत सरकार ने उसके स्टे तुड़वाने का एक एप्लीकेशन तक भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिया। टाइम पूरा हो गया, गुप्ता जी जेल चले गए और मनमोहन सिंह सीधे बरी हो गए। उसी मनमोहन सिंह के मंत्रालय में रोज रोज नई नई घोटाला आती थी, 2G 3G कोल जी फलाना जी, और इतनी ज्यादा बदनामी हुई कि नरेंद्र मोदी का बिना किसी खास एफर्ट के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आ गए और मनमोहन सिंह की पूरी सरकार पलट गई। स्थिति इतनी आई कि नेता विपक्ष भर के भी सीट नहीं ला पाए। वो तो अनुकंपा पर नरेंद्र मोदी ने विपक्ष की पद कांग्रेस को दे दिया है। क्या वही स्थिति अब पश्चिम बंगाल में बनने वाली है? कुछ मिनट पश्चिम बंगाल पर। मित्रों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ड्रामे में अरविंद केजरीवाल की भी बात है, या अगर लिंग के हिसाब से कहें तो मां है। हालांकि इसमें जो संवैधानिक सीट होता है वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होता, जैसे राष्ट्रपति ही होता है, वो चाहे महिला हो या पुरुष हो। क्योंकि मैं कांग्रेस का नेता विपक्ष नहीं हूं कि मैं राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कह दूं, इतनी बड़ी गलती मैं नहीं कर सकता। जो संवैधानिक सीट है, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, वो न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश ही नहीं होती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही होता है, कमिश्नर ही नहीं होता, मतलब वो लिंग नहीं डिसाइड होता, उसका पुरुष लिंग ही कहा जाता है। जैसे आज हमारी महिला राष्ट्रपति है, लेकिन वो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि वो बेईमानी में, राजनीति में, ड्रामे में, नौटंकी में अरविंद केजरीवाल की बाप है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी रबड़ के हवाई चप्पल पहनती हैं जो सबसे सस्ता आता है, मतलब उससे सस्ता चप्पल नहीं है। लोग बाथरूम में नहाने के लिए रखते हैं ताकि बार बार पानी उनी से वो खराब नहीं होगा, रबड़ का बना होता है। और साधारण सूती साड़ी पहनते हैं, ठीक केजरीवाल की तरह से। केजरीवाल ओपन बाजू का कुर्ता पहनता है और फ्लोटर पहनता है और बेवकूफ़ों जैसा पैंट पहनता है, सिमरियल ड्रेस। वो अलग बात है कि दुबई जाता है तो शानदार 10 लाख रुपए का सूट पहनता है, 40,000 रुपये का जूता पहनता है। सिनेमा हॉल में जाता है तो 20,000 का जूता पहनता है। मॉर्निंग वॉक पर 2 लाख रुपए का जूता पहन करके मॉर्निंग वॉक करता है। लेकिन 26 जनवरी के कार्यक्रम पर 50 रुपए का फ्लोटर पहनता है, क्योंकि सिमरियल है, उस फोटो को मार्केट में जाना होता है। ड्रामा है ये केजरीवाल का। केजरीवाल भी हाथ में 2.25 लाख रुपए का मोबाइल लेके चलता है। ममता बनर्जी भी अपने हाथ पर सबसे महंगा 1,75,000 रुपए के मोबाइल इस्तेमाल करती हैं। साड़ी उनका सूती का होता है, चप्पल उनका रबड़ का होता है, और चलती सेंट्रो गाड़ी में। और कई हजार करोड़ रुपया उनके भतीजे ने बेईमानी किया है, उसका केस खुल रहा है तो वो सामने खड़ी हो जाती है। वही हाथ उनके राइट बनर्जी पार्थो चटर्जी का हुआ। पार्थो के एक 2 कौड़ी के गर्लफ्रेंड के पास से अरबों रुपया बरामद हुआ। दूसरी वाली गर्लफ्रेंड की तलाश जारी है, वो अभी भूमिगत है। तो पार्थो के पास कितना पैसा होगा? अब आप ममता बनर्जी को ईमानदार कह रहे हैं तो आपका विवेक है, मुझे तो ईमानदार कहने में संदेह है और मैं कहूंगा नहीं। तो क्या मनमोहन सिंह वाला स्थिति ममता बनर्जी को हो रहा है कि मनमोहन के अलावा बाकी सब भ्रष्ट साबित होंगे और इस वजह से ममता की सरकार गिर जाएगी जैसे मनमोहन की गिर रही है? इसी विषय पर 2-3 बात बताता हूं, मनमोहन और ममता में अंतर क्या है। मित्रों, अभी 1-2-3 दिन से ममता बनर्जी का एक मंत्री को पुलिस ने अरेस्ट किया, ईडी ने, सीबीआई ने, नार्को में, सभी डिपार्टमेंट। जानते उस पर केस क्या है? कान पकड़ लेता हूं उस केस को बताने के लिए। उस पर पशु तस्करी का केस है। बांग्लादेश में भारतीय गायों का तस्करी, चोरी करवा के निकलवाता है, और उसका फीस जानते हैं? 2 करोड़ रुपया रोज। 2 करोड़ रुपया रोज घूस के रूप में उसको जाता था। धर्म से हिंदू है, गाय का पूजा करता है, घर में दुर्गा जी की बहुत बड़ी मंदिर है, लेकिन गायों को बांग्लादेश में कटवाने के लिए अवैध तरीका से निकलवाता है। चूंकि सैया भय कोतवाल तब डर कहेगा जब मंत्री की शेल्टर हो तो पुलिस काहे बोलेगी भाई। उस केस में पकड़ा गया है। आज उसके बेटी को भी बुलाया गया था, लेकिन उसकी बेटी तबीयत खराब का बहाना बना करके नहीं आई। उसने अपने बेटी के नाम से भी अरबों खरबों की संपत्ति इकट्ठा किया है। ये ममता बनर्जी का सबसे खास मंत्री है। इसकी गिरफ्तारी पर ममता बनर्जी खड़ा होगी तो मैं इसको गिरफ्तार नहीं करने दूंगा। तो क्या ममता बनर्जी का समर्थन है इस मंत्री को, या ये ममता बनर्जी के लिए कमाता था? जिस तरह से सोनिया गांधी यूपीए के अध्यक्ष बनी थी, मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दी, सारे मंत्रियों को बेईमानी करने का छूट दिया और कमीशन स्वयं वसूलती थी, और केस सारे मंत्रियों का हुआ, वो बेदाग निकल गई। क्योंकि
तकनीकी रूप पर उनके साथ कुछ था नहीं था। तो क्या ममता बनर्जी वाला भी वही हाल होने वाला है? क्योंकि ममता बनर्जी के 3-4 लोग रडार पे हैं, 2 लोग जेल में हैं, 2 लोगों पे जांच चल रही है और 2 लोग को नोटिस दिया गया, वो हाजिर नहीं हो रहे हैं। ममता बनर्जी, ध्यान रखा जाए कि पिछला कार्यकाल में जब सीबीआई की टीम इन लोगों पर छापा मारने गई थी तो ममता बनर्जी ने उस सीबीआई वालों को गिरफ्तार करवा लिया था। तो क्या उनको पहले से पता था कि ये सारे के सारे बेईमान हैं, अगर पकड़े जाएंगे तो हमारी कलई खुल जाएगी और चुनाव सर पे है? और नरेंद्र मोदी चुनाव सर पे वजह से बहुत ज़्यादा बदनामी लेना नहीं चाहे कि कहीं एंटी इनकम्बेंसी के जगह मोरल विक्ट्री ना मिल जाए ममता बनर्जी को। और उन्होंने अपना राजनीति देखा, बंगाल का हित नहीं देखा। पश्चिम बंगाल में स्थिति चल रही है क्या? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को ईमानदार कहने वाले लोग एक उदाहरण ले ले। एक जिला है वीरभूमि, या कुछ शायद वीरभूमि ही नाम है। वीरभूमि में ममता बनर्जी का एक 20-25 साल से तृणमूल कांग्रेस का अध्यक्ष था, जब तृणमूल कांग्रेस बनी ही नहीं थी, कांग्रेस ही थी और ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी की नेत्री थी। तो कांग्रेस पार्टी के जमाना से अध्यक्ष है। वहाँ का एमपी हो, एमएलए हो, जो भी हो, उसके टिकट उसी के रिकमेंडेशन में, उस इलाके भर के विधायक का, एमपी का, उस क्षेत्र के 2-3 मेंबर पार्लियामेंट का और विधायकों का, पार्षदों का टिकट वही आदमी डिसाइड करता, उसी के कहने पर टिकट मिलेगा। उसका बिजनेस जानते थे? ममता बनर्जी के संपर्क में आने से पहले वो मांगुर मछली बेचा करता था। ममता बनर्जी मछली की शौकीन है, वो वीरभूमि के दौड़ों पर थी तो पता चला कि फलाने वाले मियाँ जी के पास मांगुर मछली बड़ा मशहूर है। ममता बनर्जी स्वयं मांगुर में गई और वहीं पर उससे उसकी मुलाकात हुई और उन्होंने ममता बनर्जी ने उनको राजनीति में आने के लिए कहा। एक मामूली टोकरी में मांगुर बेचने वाला आदमी आज 2000 करोड़ से भी ऊपर का घर में रहता है और अरबों खरबों की संपत्ति है उसके पास, और कोई जांच एजेंसी, केंद्रीय जांच एजेंसी लेकर राज्य जांच एजेंसी तक उस पर छापा नहीं मारती, वो कोई केस उस पर नहीं लगा। और गुंडाई ये है कि वो आदमी को खड़े खड़े काट देता है, उस पर केस भी नहीं बनता और काटने के लिए वो रात बात का इंतजार नहीं करता, जब मर्जी तभी कर देता है। स्थिति ये है। आप ममता बनर्जी को ईमानदार कह रहे हैं, तो क्या स्थिति ममता बनर्जी के इर्द गिर्द सारे लोग इसी तरह के भ्रष्टाचारी, बेईमानी, गैर कानूनी हुए और ममता बनर्जी इसको इमोरल है, इलीगल नहीं के शेल्टर पर काम कर रही है और उसी के शेल्टर से अपनी राजनीति कर रही है? या नरेंद्र मोदी के साथ साठगांठ है कि भाई राज्य सरकार मुझे चलाने दो, केंद्र में मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगी, मेरे पूरे बंगाल का सीट आपको मिलेगा, जैसा अभी हो रहा है? या कहीं नरेंद्र मोदी वही हाल ममता बनर्जी का कर रहे हैं जो मनमोहन सिंह के ज़माने में हुआ था कि धीरे धीरे उनके सारे मंत्रियों पर छापा पड़ना शुरू हुआ और स्थिति ये हुई कि कैप्टन का चरित्र बेशक बढ़िया हो, बाकी टीम सारी हार गई। जब पूरी टीम हार जाएगी तो कैप्टन भी हार जाएगा। तो क्या पश्चिम बंगाल में यही स्थिति हो रही है कि धीरे धीरे सारे मंत्रिमंडल के लोग भ्रष्टाचार में विद सबूत पकड़े जाएंगे और पश्चिम बंगाल के पढ़े लिखे लोग देखेंगे कि यार ये पकड़ कोई गलत हुई नहीं, राजनीतिक वेंडेटा नहीं है, क्योंकि पार्थो के पास अरबों की संपत्ति पकड़ी गई है और रिकॉर्ड में उन्होंने अपने और अपने गर्लफ्रेंड के नाम पर सैकड़ों संपत्तियां अर्जित की है। कई फार्म हाउस है, फैक्ट्री है, कई तरह के औद्योगिक प्रतिष्ठान, प्लाट्स और औद्योगिक संपत्तियां हैं जो दोनों लोग अपने नाम से खरीदते हैं। पार्थो का कमाई और खरीदने की कमाई में कोई तालमेल नहीं है, तो ये तो बेईमानी ही है। वही हाल ये उसके मंत्री जी का है जो पशु तस्करी में पकड़ा गया है। अभिषेक बनर्जी का मित्र जो कि कोयले की दलाली करता था और उस पर भी पशु तस्करी का मामला है, वो केस भी खुल ही रहा है। हवाला का पैसा और विदेशों से आने वाली मनी लॉन्ड्रिंग वाला मामला में अभिषेक और उसकी पत्नी नामजद अभियुक्त है, मामला अदालत में लंबित है। ये सब अदालत में ही है। इतना सब होते हुए भी अगर आप उसको ईमानदारी का तगमा दे रहे हैं, इसलिए तो सूती साड़ी पहनती है, सेंट्रो गाड़ी में चलती है और रबड़ की चप्पल पहनती है, तो ये आप दे सकते हैं। मुझे राजनीति में समझ है, मैं तो ऐसा नहीं दे सकता। तो इन सब विषयों पर अगर आप विचार करेंगे तो मुझे लगेगा कि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो 4-5 आज मैंने गिनाया है, आदरणीय मेरे दीदी जी थोड़ा बाद में जुड़े कि आज मेरा प्रश्न था कि भाई आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा किसको माने? नीतीश कुमार के पार्टी में कानून का फरार मुजरिम कानून मंत्री बना, इस पर माने,
या नीतीश कुमार के खुद की विधायक ने नीतीश कुमार के मंत्री पर अपहरण, बलात्कार और दुनिया के सारे गैर कानूनी काम करने का इल्जाम लगाई है और कही है कि अगर लेसी सिंह को मुख्यमंत्री बर्खास्त नहीं करते तो मैं पार्टी छोड़ दूंगी, इसको बनाए। या लालू प्रसाद के बेटे के आने के बाद धमस इतनी है कि नीतीश कुमार की हिम्मत नहीं हो रही है कि एक बयान दे दें, इसको बनाए। या भारतीय जनता पार्टी की सर्वशक्तिमान बॉडी का अनाउंस हुआ और दुनिया का सर्वशक्तिमान मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का सबसे ताकतवर नेता पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का उसमें नाम नहीं है, इसको बनाए। या इसको बनाए कि भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा की अध्यक्षता वाली तमाम कमेटियों में से पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी को हटा दिया गया और भारतीय जनता पार्टी का सबसे वरिष्ठ मुख्यमंत्री शिवराज चौहान को भी चलता कर दिया गया। लेकिन मैंने कहा है ना कि मैं उन्हीं विषयों को विश्लेषण दिखाता जो कहीं नहीं होता है, और ममता बनर्जी वाला पाठ आपको कहीं नहीं सुनने को मिला होगा। खास तौर से वो वीरभूमि का 20-25 साल पुराना जिला अध्यक्ष जिस पर मांगूर मछली का बिजनेस टोकरी में लेकर के शुरुआत किया था, आज हजारों करोड़ का आदमी है, ममता बनर्जी का सबसे खास आदमी है। और अभिषेक बनर्जी आज बंगाल में पोस्टर जारी किया जिसमें ममता का तस्वीर कहीं नहीं था। क्या अंत में दो बातें कहता हूं कि जो राजनीति में दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। मतलब राजनीति में दिखता है कि ममता बनर्जी सूती साड़ी और रबड़ की चप्पल पहनती हैं, ये होता नहीं है क्योंकि उनके हाथ में 2.25 लाख रुपये का मोबाइल आपको दिखता नहीं। वही ममता बनर्जी ईमानदारी का सर्टिफिकेट देती हैं, खुद चौल वाले मकान में रहती हैं और हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिक उनका भतीजा है, ये लोगों को दिखता नहीं। सुशासन बाबू खुद को सुशासन बाबू के तगमा बनाए हुए हैं और कानून का भाजा मुजरिम को कानून मंत्री बनाए हुए हैं, ये लोगों को दिखता नहीं। ये सब दिखाना हमारा काम है, आईना ही दिखाते हैं। आपकी तस्वीर उसमें बुरी लगे तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि अगर आपकी तस्वीर बुरी है तो बुरी आएगी, क्योंकि आईना झूठ नहीं बोलता। तस्वीर बुरी होती है वो आपकी होती है, आईने की गलती नहीं होती। तो मैं आपको एक बार पुनः सचेत करता हूँ कि भारत के राजनीति में एक शब्द होता है कि इमोरल है, इलीगल नहीं। जैसे कानून मंत्री को में कहा जा रहा है कि भाई अभी 1 तारीख तक स्टे था, मंत्रिमंडल का शपथ तो आज ही लिया, ये हो सकता है इलीगल ना हो, लेकिन ये तो इलीगल है ना कि भाई जब आदमी मंत्री बनता है तो उसकी पुलिस क्लियरेंस, सीआईडी क्लियरेंस ली जाती है। और जिसके पास पिछले मंत्रिमंडल में भी गृह मंत्रालय थी, मैं बात नीतीश कुमार की कर रहा हूँ, और वो स्वयं मुख्यमंत्री है, उसके अपने पुलिस को ये बात पता नहीं है कि भाई ये आदमी फरार मुजरिम है, कोर्ट इसको हाजिर हो हर हाल में का वारंट जारी कर दी है, और वो राजभवन में मंत्रिमंडल का शपथ ले रहा है। राज्यपाल को नहीं पता होगा जो शपथ दे रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जो स्वयं गृह मंत्री भी है, ये उन्हीं पर तमाचा है। तो क्या लालू प्रसाद यादव ने ऐसे जाल में नीतीश कुमार को फंसा दिया, अपने एक दागदार मंत्री को मंत्रिमंडल का शपथ दिलवा करके मोरल फंसा दिया उनको कि भाई गृह मंत्रालय मेरे बेटे को नहीं दे रहे हो तो गृह मंत्रालय का ब्लंडर मिस्टेक देख लो, अब लोग थू थू करेगा और मुख्यमंत्री पद छोड़ने पर तुम मजबूर हो जाओगे। या लालू प्रसाद यादव अपना चाल चल दिए जिस चाल से मुख्यमंत्री बनाए थे नीतीश कुमार को, और उन्हीं के खुद के पार्टी पर से ये बयान दिलवा दिया कि लेसी सिंह की करप्शन की 4 वीडियो में बोलो, बयान में बोलो समाचार चैनलों पर। अगर नीतीश तुमको निकालते हैं तो लेसी प्रभावित होगी और लेसी को निकालते हैं तो तुम प्रभावित होगी। मतलब हर हाल में नीतीश कुमार का ही नुकसान। अंत में मजबूर होंगे कि वो अपने पार्टी को हमारे पार्टी में विलय कर देंगे और खुद राम नाम जपने चले जाएंगे। क्या इस तरह की कोई लालू की बड़ी गहरी चाल नीतीश कुमार को फंसाने के लिए है क्या? क्योंकि दुनिया कैसे मानेगी कि नीतीश कुमार जो कि गृह मंत्री भी हैं, उनके खुद के पुलिस को ये पता नहीं था कि हम जिसको मंत्री बना रहे हैं वो फरार मुजरिम है, अदालत ने वारंट जारी कर रखा है। क्योंकि मेरे भी कई रिश्तेदार मंत्री आज भी हैं, पहले भी हैं, कई सालों से हैं, मेरे बड़े निजी संबंध जिनके विषय में जानता हूँ, उनके विषय में जानता हूँ कि जब वो मंत्री बनते हैं तो पुलिस आके कहती है कि सर वैसे तो मैंने पता लगा लिया है, 2 लोगों का तो मेरे सामने की बात है, मैं वहाँ बैठा हूँ, और जब बात आई तो बोले यार लीगल बात है, जरा राकेश भाई बात करो। और पुलिस के एसपी ने मेरे से बात किया कि देखिए मिस्टर प्रभात, असल में क्या है कि ये मामला है, आप बताइएगा तो मैं उसको काउंटर भी बताऊँगा। माननीय मंत्री जी शपथ लेने जा रहे हैं और मुझे रिपोर्ट देनी है, क्या दिल्ली उल्ली या कहीं देश भर में कोई मुकदमा है क्या? क्योंकि मैं तो अपने स्तर पर पता लगा लिया, उत्तर प्रदेश में तो कहीं नहीं है, क्या और कहीं है? अगर है तो ये बताया जाए, फिर मंत्रिमंडल में मैं और इसको बताऊंगा।
तो क्या नीतीश कुमार की पुलिस ने वो कानून मंत्री के विषय में इस तरह की नहीं बात बताया क्या? मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को स्थिति सांप छुछुंदर वाली कर दी है, निगलेंगे तो अंधा होंगे, उगलेंगे तो मरेंगे। क्या ये वाली स्थिति उत्पन्न हो रही है का? खैर इंतजार कीजिए, अंत में होता था ना कि ये थी खबरें, आज तक इंतजार कीजिए कल तक, तो आप भी इंतजार कीजिए कि क्या होता है। लालू प्रसाद यादव बिहार के मैदान में कूद पड़े हैं, आज ही आए हैं और नीतीश कुमार उनके शरणागत होने के लिए गए हैं कि भाई साहब बचा लीजिए, क्योंकि मोरल है, अगर मैं मंत्री को नहीं हटाता हूँ तो हमारी राजनीति जाएगी और हटाता हूँ तो कुर्सी जाएगी, बीच की स्थिति क्या होगी बता दीजिए। और ममता बनर्जी वाला हाल हमने आपको बता ही दिया कि ममता बनर्जी के जिस मंत्री के पास भी नोटिस जा रहा है वही अवैध पाया जा रहा है। तो क्या ममता बनर्जी स्वयं जिम्मेदार है जिनका दाहिना हाथ के 2 कौड़ी के रखैल के पास अरबों रुपया आ रहा है, तो उसके खुद के पास कितना होगा सोचिएगा जरूर। क्योंकि राजनीति में आप वही लोग कहते हैं कि क्या करेगा, ये इमोरल है, इलीगल नहीं, मतलब अनैतिक है, गैर कानूनी नहीं। नेताजी इसी में छूट जाते हैं, क्यों? क्योंकि आप उनको छूट देते हैं। मेरा मामला है कि उनको आप ही पकड़िए और आप ही बताइए कि नेताजी इलीगल बाद में है, इमोरल तो है ना। हम गैर कानूनी को तो 1 मिनट बर्दाश्त कर लेंगे, वो अदालत का मामला है, लेकिन गैर इरादतन और इरादतन को कैसे बर्दाश्त करें जो आप में कूद कूद करके भरेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप स्वस्थ रहें। भारत की राजनीति गंगा जल की तरह से पवित्र है, हरिद्वार वाली गंगा जल, कलकत्ता और दिल्ली वाली नहीं, जहाँ से गोमुख से निकलती है वहाँ की तरह से पवित्र है। इसी मनोकामना चाहता मैं राकेश परमार आप सबको सहायता प्राप्त करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।